हे गाइस, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, हम लोगों ने इंटरनेशनल टैक्सेशन वाली जो बुक है उसको शुरू कर दिया है। उसके धीरे धीरे हम एक एक करके यूनिट वाइज चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हैं। और आप लोगों की ये जो बुक बन रही है, ये बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के जो बच्चे हैं, चाहे आप ऑनर्स में हो या फिर आप प्रोग्राम में हो, अगर आपका सेमेस्टर 8th है और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, तो आपका जो कोर कोर्सेज है उसमें एक बुक आई होगी जिसका नाम है इंटरनेशनल टैक्सेशन। और ये जो बुक बनाई जा रही है ये इंटरनेशनल टैक्सेशन की है। मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो डीयू का है वो कंप्लीट करवा रहा हूँ, सेमेस्टर 8th वाला। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर्स वगैरह कर देना, अपने ग्रुप्स वगैरह में भेज देना, ताकि जो बच्चे 8th सेमेस्टर के हैं उन सभी बच्चों के लिए ये सीरीज एप्लीकेबल रहेगी। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का एक इंटरनेशनल टैक्सेशन सब्जेक्ट है जो मैं कंप्लीट करवाऊंगा अपने इसी चैनल पे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगर आपको इससे प्रीवियस लेक्चर देखना है, यानी इससे पहले के लेक्चर देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे चैप्टर्स को वॉच कर लेना, लाइन वाइज प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे सारे चैप्टर, ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। कल हमने पढ़ा था पार्ट 1, जिसमें हमने बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डेफिनेशन वगैरह के बारे में सीखा था। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 करवाने जा रहे हैं और आज यूनिट 1 को इस पार्ट 2 के बाद कर देंगे खत्म, यानी कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरीके से, ठीक है। और अगर कोई बच्चा इस सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह परचेज करना चाहता है तो नोट्स वगैरह बाय करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में गिवन है और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर मैंने बोर्ड पे ऊपर ही मेंशन कर दिया है। इस नंबर पे जाके आप मैसेज कर देना कि भैया हमें नोट्स परचेज करने हैं। व्हाट्सएप पे कॉल मत करना, सिर्फ मैसेज करना, कॉल पिक नहीं करते भाई, मैसेज कर देना सिर्फ। और जो मिनिमम प्राइस है वो है 150 रुपीज, 150 से 200 रुपए के आसपास होते हैं। वैसे 150 तक में आपको जो नोट से मिल जाएंगे, पूरे बुक के मिल जाएंगे, जिसमें आपको चारों यूनिट्स मिलेगी, सारे के सारे चैप्टर्स मिलेंगे, उसमें जाके आप बाय कर सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे नहीं लेना चाहते या नहीं अफोर्ड कर सकते, तो भाई आप टेंशन मत लो, मैं वीडियो से करा रहा हूँ, आप अपने हैंड रिटन नोट्स यहाँ से उतार के बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करें फिर आज का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 है और इसका पार्ट 2 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डबल टैक्सेशन, और इसका पार्ट 2 है जो आज पढ़ेंगे। पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देख के आना, पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके वहां पे देख लेना। और भाई एक चीज और बता दूं, कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि भाई अगर आपका रिस्पॉन्स जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो भाई रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा है बच्चों को, तो मैंने सोचा कि और जल्दी थोड़ा लाने की कोशिश करूंगा। भाई कहा था ना मोटिवेशन मिलेगा तो मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो भाई इस पे भी अच्छा आपको लाइक शेयर करना है, आपको कमेंट करना है, वीडियो कैसी लगी आपको बताना है, ठीक है। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन टैक्स एवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस। देखो, टैक्स एवेशन और टैक्स अवॉइडेंस, पहले ये दो टर्म्स जो है इनको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। टैक्स एवेशन क्या होता है और टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? देखो, टैक्स एवेशन और टैक्स अवॉइडेंस में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। एक में आप लीगली टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है, और उसमें क्या होता है, आपको कुछ पैसों की बचत हो जाती है। दूसरे में आप टैक्स चोरी कर रहे हो सरकार से, वो भी इलीगली। यही दो टर्म है, टैक्स एवेशन और टैक्स इन्वेंशन, ठीक है। अब टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इन्वेशन, अब दोनों को समझते हैं थोड़ा डिटेल में क्या होता है। देखो, एक है टैक्स अवॉइडेंस और दूसरा होता है टैक्स एवेशन। दोनों में फर्क क्या है? देखो, अगर आप 5 लाख से ऊपर ज्यादा कमाते हो, यानी कि अगर आप 5 लाख से ज्यादा कमाते हो, 5 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है, आप 5 लाख से ऊपर की अर्निंग कर रहे हो, जैसे 6 लाख हो गया, 7 लाख हो गया, 8 लाख हो गया, इस तरीके से अगर आप अर्निंग करते हो तो सरकार कहती है अगर आप इतना ज्यादा पैसा कमाते हो तो आपको कुछ पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू के तौर पे एज अ टैक्स आपको पे करना पड़ता है। इतनी बात आपको पता है, आपको टैक्स पे करना पड़ता है ना। अगर आप ज्यादा कमाते हो, 5-7 लाख से ज्यादा इनकम है आपकी, तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अब सरकार बोलती है अगर आपका इतना बड़ा अमाउंट है तो आपका टैक्स भी बहुत बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, और आप इतना बड़ा अमाउंट जब दोगे तो आपका दिल दुखेगा। सरकार ने बोला इसी वजह से हम ना आपको कुछ छूट दे देंगे। क्या दे देंगे? छूट, यानी हम रिलीफ दे देंगे। तो सरकार ने बोला हम आपको टैक्स अवॉइडेंस प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? टैक्स अवॉइडेंस। यानी अगर आप 5 लाख से ज्यादा कमाते हैं और आपको अगर मान लो लगता है कि आपका टैक्स बहुत ज्यादा बनता है, तो आप आपको टैक्स रिलीफ दे देंगे, टैक्स अवॉइडेंस दे देंगे। टैक्स अवॉइडेंस में सरकार कुछ ऐसे स्कीम्स लाती है, गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम्स लाती है जिनमें आप पैसा पे करते हो और उस पे पैसा पे करने के बाद आपका जो पैसा है थोड़ा कम खर्च होता है, यानी कम टैक्स कटता है आपका। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं कमाता हूँ 7 लाख रुपए, मैं क्या कमाता हूँ? 7 लाख रुपए, ठीक है। मैं 7 लाख रुपए कमाता हूँ, तो गवर्नमेंट बोलती है कि भैया आपको
1 लाख का कम से कम टैक्स देना पड़ेगा। आपका कितना टैक्स बन रहा है? 1 लाख। अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से 1 लाख रुपए, तो मेरा कितना बचा? मेरा बचा 6 लाख रुपए। ठीक है, मेरा कितना बचेगा? 6 लाख रुपए। गवर्नमेंट बोलती है या तो आप 1 लाख रुपए हमको एज अ टैक्स दो, अगर आप टैक्स से बचना चाहते हो तो आप इस स्कीम में यानी टैक्स अवॉइडेंस स्कीम में आ जाओ और आपका टैक्स बच जाएगा। मैंने बोला भाई मेरे को बचाना है टैक्स, क्या करूं? उन्होंने बोला आप टैक्स अवॉइडेंस स्कीम में आ जाओ। मैंने बोला स्कीम में करना क्या है टैक्स बचाने के लिए? उन्होंने बताया कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ इस 1 लाख रुपए की शॉपिंग करनी है। 1 लाख रुपए के पैसे को खर्च करना है। अगर आप उसको खर्च कर देते हो तो आपको वो टैक्स बच जाएगा। खर्च कैसे करना है? गवर्नमेंट ने बोला इस 1 लाख रुपए का आप एसी ले लो, ठीक है, आप डोनेट कर दो। अगर आपको डोनेट करने का मन है आप एनजीओज वगैरह में दे सकते हो, एनजीओज में दे सकते हो, ठीक है। या गवर्नमेंट कुछ ऐसे बोलती है कि आप कुछ खरीद लो, जैसे आप एसी ले लो, बाइक ले लो, कार ले लो, आप ऐसा कुछ खरीद लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, ठीक है। और अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो तो ये जो स्कीम से ये टैक्स अवॉइडेंस में आ जाती है। और इस चीज पे जो आप ये खरीद रहे हो इस पे आपका नो टैक्स लगेगा, यानी 0 टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? 0 टैक्स। सरकार इस पे आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी, सरकार ऐसा बोलती है। अगर आप दिमाग लगाओ, सोचो, मैं सूखे साखे 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे रहा था, ठीक है, मैं 7 लाख कमा रहा था और 1 लाख रुपए जब गवर्नमेंट को दे रहा था, क्या उसमें मेरा फायदा था? और मैंने अपना बनिया बुद्धि लगाई, मैंने अपना तेज वाला दिमाग लगाया, मैंने बोला अगर मैं 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे दूंगा मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। मगर उसी 1 लाख का अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि आप कुछ खरीद लो और उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो इसमें तो फायदा ही है ना मेरा। कुछ खरीद लूंगा, सामान का सामान आ गया, टैक्स का टैक्स बच गया। हाँ, मैंने ये दिमाग लगाया तो यहाँ पे क्या हुआ? मैंने क्या खरीद ली? एक कार खरीद ली मान लो 1 लाख रुपए में, और मेरे टैक्स हो गया 0, मेरा उस पर टैक्स 0 बच गया, मेरा टैक्स भी बच गया, कार भी आ गई, है ना। मैंने ये दिमाग लगाया। मगर अब सरकार को क्या फायदा होगा? सोचो, सरकार यही तो चाहती है भाई, सरकार चाहती है कि आप क्या करो? मार्केट की डिमांड क्रिएट करो। मार्केट में आपको क्या क्रिएट करना है? डिमांड। डिमांड यानी जब आप टैक्स बचाने के लिए कुछ खरीदोगे ना मार्केट से, सरकार क्या बोल रही है? हमें मत दो टैक्स, आप खरीदारी कर लो। अगर आप उससे खरीदारी कर रहे हो 1 लाख से, तो आपने 1 लाख रुपए जब खरीदारी करी तो उससे क्या हुआ? मार्केट में एक डिमांड बनी, आपने कुछ खरीदा, डिमांड हुई, सप्लाई हुई, यहां से क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट हुआ, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। साथ ही साथ क्या होगा? एक एम्प्लॉयमेंट मिला लोगों को। जो बंदा कार आपको बेचेगा या जो बंदा नौकरी पे रख रखा है उसको क्या मिला? रोजगार मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला। गवर्नमेंट यही तो चाहती है कि मार्केट में रेवेन्यू जनरेट हो, जीडीपी ग्रोथ हो, इकोनॉमी डेवलप हो और आप यहाँ पे बेरोजगार ना हो, ठीक है। तो इसलिए सरकार का यहाँ से भी फायदा हो गया। तो गवर्नमेंट इसीलिए बोलती है आप टैक्स अवॉइडेंस करो, यानी टैक्स को अवॉइड करने के लिए आप टैक्स मुझे मत दो मगर कहीं खर्च करो। वो पैसे आपको खर्च तो करने ही है, या तो सरकार की जेब में जाए या तो आप कुछ खरीद लो उससे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कुछ खरीद लेना, है ना। और हम जैसे कुछ खरीदा गवर्नमेंट का इनडायरेक्टली क्या हो गया? प्रॉफिट हो रहा है। वैसे भी समझ में आया? इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। यानी गवर्नमेंट आपको लीगली तौर पे बताती है कि अगर आप कुछ खरीदते हो तो हम इस पे टैक्स नहीं लेंगे। ये गवर्नमेंट के रूल्स है, पॉलिसी है, ठीक है। दूसरी टर्म समझो जिसको बोलते हैं टैक्स एवेशन। टैक्स एवेशन क्या मतलब होता है? इलीगली चोरी करना। क्या करना? इसका मतलब होता है चोरी करना। क्या करना? चोरी करना। भैया आप चोरी करवा रहे हो, सिखा रहे हो। सुनो, अब मान लो मेरी इनकम 5 लाख से ऊपर की थी, ठीक है, 5 लाख से ऊपर की थी। मैंने कुछ अपनी सब्सिडरी कंपनियां बना ली, मैंने कुछ अपनी सिस्टर कंपनियां बना ली किसी और देश में, मैंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए किसी और देश के, ठीक है, और मैंने ये दिखा दिया कि भैया मैंने अपना पैसा जो है इस देश से उस देश में ट्रांसफर कर दिया। मैंने ये दिखा दिया कि मैंने जो टैक्स पैसा कमाया था वो इतना ज्यादा था नहीं, मैंने फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूं? यहाँ पर मैं टैक्स एवेशन कर रहा हूं, यानी कि टैक्स की चोरी कर रहा हूं। मैं टैक्स भरना नहीं चाहता, मेरा जो उद्देश्य है क्या है? टैक्स चोरी करना। मैं पैसा भरना चाहता ही नहीं हूँ, 1 लाख रुपए ना खर्च करना चाहता हूँ ना भरना चाहता हूँ। तो इस कारण जो लोग अपना टैक्स बचाते हैं या जो लोग टैक्स नहीं पे करना चाहते वो सारे के सारे आ जाते हैं टैक्स एवेशन में। टैक्स एवेशन बेसिकली एक तरीके का इलीगल एक्टिविटी होता है। ये है लीगल एक्टिविटी, ये गवर्नमेंट प्रूव्ड करती है, ठीक है। ये क्या है? लीगल एक्टिविटी है। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है अगर आप टैक्स अवॉइडेंस करते हो। अवॉइडेंस यानी टैक्स को कम करना आपको, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम बताती है आप उन स्कीम में इन्वेस्ट कर दो तो टैक्स अवॉइडेंस हो जाएगा और ये लीगल है। मगर टैक्स इवेशन जो होता है ये इलीगल होता है। क्या होता है? इलीगल होता है। गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करती। गवर्नमेंट बोलती है आप टैक्स चोरी मत करो। अगर आप टैक्स चोरी करोगे देश में पैसा नहीं आएगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, मार्केट डिमांड नहीं होगी, और इसके ऊपर आपको क्या मिलेगी? पेनल्टी। क्या मिलेगी? पेनल्टी। और ये क्या है? एक ऑफेंस है। क्या है? ऑफेंसिव पेनल्टी है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर पनिशमेंट दिया जाएगा। ऑफेंसिव एक्ट है।
यानी पनिशेबल एक्ट है, आपको पेनल्टी भी दी जाएगी, आपको हर्जाना भी भरना पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट को पता चला तो गवर्नमेंट आपको सजा भी दे सकती है इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, एक चोरी करना एक गलत आदत है, यानी इलीगल एक्टिविटी है। यहाँ पर आप पैसे को क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। किस तरीके से चोरी कर रहे हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। मुझे अगर पैसा देने का मन नहीं है तो मैं अपने दोस्त को पैसा दे दूंगा इतना सारा, मैं बोलूंगा देखो सरकार मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मैंने जो कमाया था वो सारा मेरा खर्च हो गया, मगर मेरा पैसा कहाँ है, मेरे दोस्त के घर पे। मैंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बना के गवर्नमेंट को दिखा दिया, मैंने उनकी आंखों में धूल झोंक दी, तो ये इलीगल एक्टिविटी है, पनिशेबल ऑफेंस होता है, इसके अंदर आपको पनिश किया जाता है अगर आप टैक्स अवेशन किया जाता है। और टैक्स अवॉइडेंस एक लीगल एक्टिविटी है जहां पर आप टैक्स को वाइट तरीके से बचा सकते हो। ये ब्लैक धन है, इससे क्या होता है, इससे जमाखोरी बढ़ती है। अब मैं आपको स्क्रीन पे एक डिफरेंस दिखा रहा हूँ, इन दोनों का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा, थोड़ी सी लंबी होगी डिफरेंस, मगर कॉन्सेप्ट लंबा होना नहीं, कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। सुनो, हमने पढ़ा मीनिंग, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस क्या है टैक्स अवॉइडेंस में और टैक्स अवॉइडेंस में, दोनों में अंतर क्या होता है वो समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप वो पढ़ो, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है भाई, समझो, एक मिनट रुक जाओ। तो सबसे पहले आप देख लो, डिफरेंस में लिखा हुआ है, कह रहा है जो टैक्स अवेशन होता है ये इलीगल होता है। अब आपको दोनों में डिफरेंस सामने नजर आ रहा होगा, ठीक है। टैक्स अवेशन एक इलीगल एक्टिविटी है, बल्कि टैक्स अवॉइडेंस एक लीगल एक्टिविटी होती है। टैक्स अवेशन जो होता है इसके अंदर हम टैक्स ना पे करने की एक्ट करते हैं, कि हमने टैक्स नहीं, हम एक्ट करते हैं जैसे हमारा टैक्स बना ही नहीं है, हम पे नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है टैक्स अवॉइडेंस में हम लीगल मेथड के जरिए अपने टैक्स को रिड्यूस करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, अगर आप टैक्स अवेशन करते हो यानी टैक्स की चोरी करते हो, तो आपका एग्जाम्पल है आप मनी को छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, आप फॉल्सिफाइंग रिकॉर्ड्स दिखा रहे हो, आप गलत रिकॉर्ड्स दिखा रहे हो, आप यूज कर रहे हो फेक इनवॉइसेस का, ठीक है। और अगर आप टैक्स अवॉइडेंस करते हो तब उसके एग्जांपल है कि आप टैक्स डिडक्शन करा रहे हो, आप अपना पैसा कटवा रहे हो, आप ऑफसोर्सिंग अकाउंट कर रहे हो, यानी कि आप लीगल काम कर रहे हो। तीसरा आता है आप टैक्स के लूप होल में नहीं घुस रहे हो, ठीक है। फिर आता है टैक्स अवेशन के अंदर कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, ये कॉन्सिक्वेंस ऐसे हैं क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटी है, इस वजह से ये क्रिमिनल चार्ज में आती है, हैवी फाइन लगते हैं इसके ऊपर, और ये क्या है, प्रिजन सस्टेंस है, यानी कि आपको जेल वगैरह की हवा खानी पड़ सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस एक टैक्स रिड्यूस्ड लायबिलिटी है, यानी टैक्स को कम करने का एक तरीका होता है, और ये पूरी तरीके से लीगल है, इस पे कोई कंट्रोवर्सीज नहीं होती। ये था छोटा सा डिफरेंस टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवेशन के बीच, समझ में आ गया? आ गया? क्लियर है भाई? क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? अगर क्लियर हो रहा है तो थम्स अप कर देना और लाइक कर देना, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही, समझ आ रहा है तो, ठीक। चलिए आगे अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, कॉमन मेथड ऑफ टैक्स एवेशन। हम पढ़ेंगे कि कॉमन मेथड क्या है टैक्स एवेशन के, यानी कि टैक्स चोरी करने के कॉमन मेथड। देखो कितने ध्यान से सुन रहे हैं, टैक्स चोरी करोगे भाई तुम लोग, सुनो। हाँ, मैं आपको बताऊंगा टैक्स चोरी करने के सिंपल तरीके क्या हैं। सबसे पहला तरीका भाई देखो, पहले ये पनिशेबल एक्ट है तो मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, बस मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि इसमें लिखा है, पढ़ाना है, ठीक है। क्या रहा है कि यहाँ पे एक सिंपलेस्ट तरीका है जिसमें आप अपनी इनकम को बिना डिक्लेयर किए सरकार को अपना टैक्स बचा सकते हो। पहला है आप बिजनेस खोलो, आप क्या करो, 2 सेट ऑफ बुक बनाओ जिसमें आप डुअल रिसिप्ट रखो, यानी कि यहाँ पे लिखा है आप मेंटेन करो 2 बुक्स ऑफ अकाउंट। 2 बुक्स ऑफ अकाउंट में एक बुक्स ऑफ अकाउंट आप बनाओ स्पेशली जो गवर्नमेंट को दिखानी है, एक बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ जो रियल होनी चाहिए, जो आप देखोगे, जो आप देखोगे उसमें आपको टैक्स चोरी करना है, और जो गवर्नमेंट देख रही है उसमें आपको सारा क्लियर चिट रखना है, ठीक है, जहां पर उसको कुछ नहीं पता चलना चाहिए। इसके अंदर लिखा है डू नॉट रिकॉर्ड ऑल कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट कभी भी रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए, जैसे आपकी रिटेल हो गया, सर्विस हो गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सब रिकॉर्ड नहीं करते जो भी टैक्स चोरी करते हैं। फिर लिखा है इंडिविजुअल को, कह रहा है जो इंडिविजुअल होते हैं वो डू नॉट डिक्लेयर फ्रीलांस इनकम। जो इंडिविजुअल लोग होते हैं उन्होंने एक और इनकम कहां से कमाई, प्रॉफिट कहां से कमाई, जो फ्रीलांस इनकम होती है ना, जो आ रही होती है उनके बिजनेस में, वो कहां से आ रही है वो कभी डिक्लेयर नहीं करते। जैसे साइड बिजनेस हो गया, या उनके कोई रेंटल इनकम हो गई, किसी को घर रेंट पे दे रखा है वहां से इनकम आ रही है, वो कभी डिक्लेयर नहीं करते, ठीक है। कह रहा है इसके अंदर कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, ओनली कैश, ओनली अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस पाए जाते हैं। फिर आता है उसके बाद फाल्सिफाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी टैक्स एविशन करता है वो फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स जरूर बनाता है, यानी कि वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखेगा फर्जी जिससे आप भटक सकते हैं, आपका थोड़ा सा माइंड भटक जाता है, ठीक है, पढ़ते टाइम। इसमें लिखा है कॉमन ट्रिक क्या होती है फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स की। कॉमन ट्रिक यही है कि आप फेक डॉक्यूमेंट बनाओगे, इनवॉइसेस बनाओगे, और एक्चुअली इनवॉइसेस को कभी शो नहीं करते। फिर लिखा है ओवर चार्जिंग प्रोफेशनल फीस, ट्रैवल और रेंट।
आप रेंट हो गया, ट्रैवलिंग फीस हो गया, ये सब ओवर चार्ज करते हो, ठीक है, यानी ज्यादा चार्ज करोगे। आप बैड डेब्ट्स को कभी भी रिटर्न ऑफ नहीं करोगे, आप हमेशा नॉन बैड डेब्ट्स पे दिखाओगे। फिर उसके बाद लिखा है कि आप रिड्यूस कर देते हो नेट प्रॉफिट को, जो भी आपका प्रॉफिट है उसको रिड्यूस कर दोगे, क्योंकि आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, जितना प्रॉफिट उतना टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए आप क्या करोगे, मिसलीड करोगे ऑडिटर्स को। समझ में आ रहा है? फिर लिखा है अब हाइडिंग करोगे इनकम को, यानी इनकम छुपा लेना, स्मगलिंग करना, कैश को इलीगल एक्टिविटीज में लगा देना, इधर उधर गैम्बलिंग वगैरह में लगा के पैसा धूल झोंकना सरकार की आंखों में। और आप शेल या फिर डमी कंपनीज का यूज कर सकते हो। डमी कंपनीज कैसे होती है, फॉर एग्जांपल मान लो जैसे आप यहाँ पे इंडिया में बैठे हो तो आपकी ये कंपनी है ए, आप यूके में एक कंपनी खोल दो जिसका नाम है बी, ठीक है, और ये आपकी ही ब्रांच है, आपकी ही सब्सिडरी ब्रांच है, यानी सिस्टर ब्रांच है। आप सारा पैसा यहाँ से यहाँ ले जाके डाल दो और इंडिया में जब आपकी चेकिंग होगी तो आप यहाँ पे दिखा दो कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो कैशलेस हूँ बिल्कुल, ठीक है, मगर आपने क्या कर रखा है, डमी कंपनी खोल रखी है यूके में और सारा पैसा कहाँ जा रहा है, इधर ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आया? बस ये है हमारा डमी कंपनीज। फिर आता है कॉमन मॉडल ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। अवॉइडेंस के कॉमन मेथड क्या है, यानी है कि अगर आप टैक्स को कम करना चाहते हो लीगली तौर पे, टैक्स अवॉइडेंस लीगली, अगर आप सरकार की मंजूरी से टैक्स कम करना चाहते हो तो उसके तरीके भी बताइए सरकार ने। पहला तरीका क्या है, अगर आप लीगली टैक्स कम करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले लिखा है इन्होंने होल्डिंग कंपनी, या आपके जो ग्रुप स्ट्रक्चर्स हैं आपको वो क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको शो करने पड़ेंगे। दूसरा लिखा है आप जितने भी अपने डेप्ट हैं उन सभी को फाइनेंस कर दीजिए। उसके बाद लिखा है आप रिड्यूस करिए टैक्सेबल प्रॉफिट, जो भी आपका टैक्सेबल प्रॉफिट होता है हाई टैक्स जुडिक्शन के अंदर आएगा तो उसको आप रिड्यूस कर दीजिए। आपके जो भी शिफ्ट हैं या जो भी लैंडलॉर्ड्स है, जो भी आप पैसा आना है कहीं से सन्डी डेटर है, उनको आप शो करिए, ठीक है। फिर आता है ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट एंड रोल इन अवॉइडेंस। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट एंड रोल इन अवॉइडेंस, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग एक बड़ी ही मजेदार चीज है, थोड़ा सा इसको डीपली समझने का कोशिश करेंगे। मैं आपको अच्छे तरीके से सोचूंगा समझूंगा कि एग्जांपल दूं ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए भाई, ठीक है। अरे यार ऊपर हो जा, चल। हाँ, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है, यानी टी प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब समझो, देखो मैं इंडिया में रहता हूं, मैं कहां रहता हूं, इंडिया में रहता हूं। इंडिया में मान लो 20% टैक्स रेट है, अभी के टाइम पे इंडिया में क्या है, 20% टैक्स रेट है, किस पे, एट प्रॉफिट, एट प्रॉफिट। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ध्यान देना, समझ आएगा। क्या है, मैं इंडिया में रहता हूं, इंडिया में 20% का टैक्स रेट है प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। और दूसरी जगह है यूएसए, ठीक है। यूएसए में जो टैक्स रेट है वो कितना है, 10% एट प्रॉफिट। कितना है, 10% एट प्रॉफिट। अब सुनो, मैंने इंडिया के अंदर कोई चीज 100 रुपए में कमाई, मैंने इंडिया में कोई चीज 100 रुपए में कमाई, अब मैंने उसको बेच दिया किसमें, यूएसए को। मैंने 100 रुपए की चीज यूएसए को बेची कितने रुपए में, 200 में, ठीक है। यानी कि 100 रुपए की चीज थी, मैंने यूएसए में उसको 200 रुपए में बेच दिया। अब इंडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने जो सामान बेचा उस पर आपको प्रॉफिट हुआ है ना। प्रॉफिट कितना हुआ है, 100 का सामान 200 में बेच दिया, 100 रुपए का सामान 200 रुपए में बेच दिया, तो लिखो प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपीज का। अब इंडिया वाले मेरे सर पे आ गए, कह रहे हैं कि भाई आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो सामान बेचा है वो कितने का बेचा है, वो बेचा है 100 रुपए प्रॉफिट पे। तो अभी 100 रुपए का 20% आप हमको दो एज अ टैक्स। तो मैंने बोला ठीक है ले लो। तो 100 रुपए का 20% टैक्स घटा के, यानी 20 रुपए घटा दूं तो बचा कितना, 80 रुपए। मुझे 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ फायदा कितने का हुआ, 80 रुपए का, क्योंकि मैं टैक्स रेट क्या दे रहा हूँ, 80 रुपए। तो ये है नॉर्मल तरीका प्राइस ट्रांसफर करने का, ट्रांसफर प्राइसिंग। यानी देखो मैंने यहां से यहां ट्रांसफर करा है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। इंडिया से यूके में जब मैं कुछ सेल कर रहा हूं या भेज रहा हूं तो ट्रांसफर हो रहा है प्राइस, ट्रांसफर प्राइसिंग कहलाएगा, ठीक है। और इस ट्रांसफर प्राइसिंग पे इंडिया का जो टैक्स है वो लग गया कितना, 20%, और अब मेरा प्रॉफिट नेट कितना है, 80 रुपए। यह है नॉर्मल तरीका, यानी मेथड 1। अब मेथड 2 समझो। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा अपना बनिया बुद्धि। मैं क्या लगाने वाला हूँ, बनिया बुद्धि। मैं तेज दिमाग लगाऊंगा, सरकार को चकमा देने की कोशिश करूंगा। सुनो दोबारा, इंडिया है, इंडिया में 20% का क्या लगता है, टैक्स लगता है एट प्रॉफिट। दोबारा, इंडिया में 20% का टैक्स रेट है। यहाँ यूएसए है, यूएसए है, और यूएसए के अंदर जो है 10% का प्रॉफिट लगता है, 10% प्रॉफिट एट टैक्स, ठीक है। सुनो, अब मैंने क्या करा, मैंने एक सामान बनाया, मैंने एक सामान मंगाया 100 रुपए का, मैंने एक सामान मंगाया 100 रुपए का। मैंने उस सामान को यूएस से बेचा, कितने रुपए में बेचा भाई, कितने रुपए में बेचा, खुद सोचो कितने रुपए में बेचा। क्या मैं 200 में बेच दूं, जितने रुपए में मैं बेचूंगा ना सरकार उस पर क्या लेगी, मेरे से टैक्स लेगी, मुझे ये पता है।
अगर ये सामान मैंने यूएसए में मान लो 500 रुपए में बेच दिया, यानी फायदा कितने का हो रहा है? 100 से 500, 400 का मुनाफा। सरकार मुझसे 400 पे 20% टैक्स लेगी, यानी 80 रुपए तो सरकार ले जाएगी। तो क्या मैं पागल हूं? मैं पागल हूं, मैं इतना टैक्स कटवाऊंगा? मैंने क्या करा, मैंने यूएसए में अपनी एक सिस्टर कंपनी खोली। ध्यान से समझना मेरी बात। सिस्टर कंपनी होता है जहां पर आपकी कंपनी का ही एक डमी कंपनी खोल दी जाती है दूसरी जगह पे, उसको सिस्टर कंपनी बोलते हैं। यानी कि मेरी ही कंपनी है, मैं दिखा ऐसा रहा हूं कि मेरी कंपनी नहीं है, मगर ये मेरी ही कंपनी है। मैं ऐसा शो करूंगा सरकार को कि ये मेरी कंपनी नहीं है, मैं जिसको सामान बेच रहा हूं इसको मैं नहीं जानता, मगर ये कंपनी किसकी है? मेरी है। तो मैंने ये दिखाया कि भाई मैंने ना 100 रुपए का सामान इसको बेचा, और मैंने बोला कि मैंने सरकार 120 रुपए में सामान बेचा है। कितने रुपए में सामान बेचा है? मैंने 100 वाला सामान इसको 120 में बेचा, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा 20 रुपए का। अब सरकार आती है, लाओ जी हमारा हिस्सा दो। सरकार आई, बोली लाओ जी हमारा हिस्सा दो, जितने का प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स दो। मैंने बोला भाई 100 का सामान था, 120 में मैंने बेचा है इस कंपनी को, फलाना कंपनी, जबकि मेरी कंपनी है। मैं सरकार को नहीं बता रहा, ध्यान से सुनना, मैं तेज बुद्धि दिमाग लगा रहा हूं, ठीक है। मैंने 100 रुपए का सामान 120 में बेच दिया, सरकार आई, बोली लाओ जी पैसे दो। मैंने बोला भाई 100 का सामान 120 में बेचा है, प्रॉफिट कितने का हुआ है? 20 का। इस 20 रुपए पे अपना 20% का टैक्स ले लो जो बनता है। सरकार ने बोला इस 20 रुपए का 20% निकाला जाए। मैंने बोला निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, निकालो 20%। सुनो, 20 रुपए का 20% कितना हो गया? 2 दूनी 4, यानी सरकार ने बोला 4 रुपए टैक्स बन रहा है आपका सिर्फ। मैंने बोला हाँ जी 4 रुपए टैक्स बन रहा है, आप 4 रुपए ले लो मेरे से। सरकार को मैंने कितने रुपए दिए? मैंने सरकार को 4 रुपए दिए। मैंने इंडिया का 20% टैक्स का रेट फुलफिल कर दिया, मैंने 4 रुपए को दे दिए। अब मैंने क्या करा, ये जो 120 रुपए का सामान मैंने यहां भेजा था, ये कंपनी किसकी है एक्चुअल में? मेरी ही तो है, सरकार को थोड़ी पता है, सरकार तो बुद्धू है। तो मैंने क्या करा, इस कंपनी को, जो सिस्टर कंपनी थी, इसको बोला फोन करके कि ये जो 120 वाला सामान है ना, ये 120 का नहीं है, ये सामान कितने का था? ये सामान है 1000 का। कितने का? 1000 का। तो अब एक काम कर, यूएसए में ही किसी और क्लाइंट को ढूंढ या कस्टमर को ढूंढ और उसको 1000 रुपए में 120 वाला सामान चिपका दे फटाफट। अब इसने क्या करा, 120 वाला सामान किसी को 1000 रुपए में बेच दिया। जैसे इसने बेचा, अब यूएसए की गवर्नमेंट आ गई। यूएसए की गवर्नमेंट बोली हाँ जी मेरा हिस्सा तो दो, आपने सामान बेचा ना, मेरा हिस्सा दो। कितना परसेंट है? 10% है। देखो अगर मैं यहाँ 1000 रुपए दिखा देता बेच के ऐसे, तो मुझे टैक्स 20% के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं पे करना पड़ता ना। अब मैंने दिमाग लगाया, मैंने सिस्टर कंपनी को, यानी अपनी ही कंपनी को सामान बेचा और उस अपनी कंपनी से किसी और दूसरे की कंपनी को सामान बेचवा दिया। अब जब मैंने अपनी कंपनी को बेचा तो मैंने बहुत कम प्राइसेस रखे कि भाई मेरे को प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, बिल्कुल भी। मैंने ऐसा दिखाया मैं कंगाल हूं। फिर मैंने उससे बोला कि आप 1000 रुपए का किसी सी कंपनी को सामान बेच दो। उसने सी को सामान बेच दिया 1000 रुपए में। अब जब 1000 रुपए में बेचा सामान तो प्रॉफिट कितने का हुआ? देखो 120 का सामान था, 1000 में बेच गया, यानी कि कितना? 880 रुपए का प्रॉफिट है। अब इस 880 में से यूएसए की गवर्नमेंट मेरे से कितना लेगी? 10%, यानी 88 रुपए माइनस कर दो। तो मेरा एक्चुअल में तो प्रॉफिट हो रहा है ना। अगर मैं यही 20% भर देता तो मेरा सारा घाटा यही हो जाता। अगर मैं 1000 रुपए यही बेच देता, इसको सरकार ही ले जाती मेरे से 150-200 रुपए। अब ऐसे 80 रुपए यहाँ और 4 रुपए यहाँ, 84-85 रुपए में काम खत्म और प्रॉफिट ज्यादा। समझ में आया? इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्राइसिंग। ट्रांसफर कर दिया मैंने प्राइस। क्या करा? मैंने अपना जो प्राइस था यहां से लेके गए यहाँ पे, सिस्टर कंपनी के जरिए मैंने 120 वाला सामान 1000 में निकलवाया। ठीक है, तो ये क्या है? ये है ट्रांसफर ऑफ प्राइसिंग। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, ये नॉर्मल तरीका है जहां पर आप टैक्स चोरी नहीं करते, मगर दूसरा तरीका इलीगल है। ये तरीका इलीगल है, कभी ट्राई मत करना, क्योंकि ये क्या है? चोरी वाला तरीका है, आप चोरी कर रहे हो एक तरीके से। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? ट्रांसफर प्राइसिंग। समझ आ रहा है? ट्रांसफर प्राइसिंग समझ आ रहा है? सुनो यार, एक तो फोन, सुनो, ट्रांसफर प्राइसिंग आपको क्लियर हो गया? ट्रांसफर प्राइसिंग क्लियर हो गया? अब मेरी बात समझो, मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान देना। ट्रांसफर प्राइसिंग में ये जो कंपनी है जो इंडिया में आपने खोल रखी है, ये वाली कंपनी आपकी कहलाएगी मेन कंपनी। बी कंपनी जो आपने ये अपनी ही खोल रखी है मगर सरकार को दिखा रहे हो किसी अजनबी की है, इसको बोलते हैं सिस्टर कंपनी। क्या बोलते हैं? सिस्टर कंपनी। या फिर आप कह सकते हो ये वो ब्रांच है जो आपकी ही ब्रांच है, बस दूसरी जगह पे, बस सरकार को नहीं पता। ये सिस्टर कंपनी बोला जाता है इसको। और सिस्टर कंपनी जो तीसरी कंपनी को बेचती है, ये आपकी एक्चुअल क्लाइंट कंपनी होती है। ठीक है, आप अगर इससे सी को माल बेचते, ए से सी को माल बेचते, तो जो ट्रांसफर प्राइसिंग होता है उस पे टैक्स आपको सरकार लेके चली जाती। इसलिए हमने थोड़ी चालाकी दिखाई, हमने पहले अपनी कंपनी को ही माल बेचा सस्ते में, ताकि सरकार को 4 रुपए में निपटा दो, फिर यहां से महंगे रेट में बेच दिया।
ठीक है, ताकि आप सरकार पे कोई टैक्स नहीं लेगी। तो ये क्या है, पूरा ट्रांसफर ऑफ प्राइसिंग। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्राइसिंग जब होता है ना, ये जो चोरी करी जाती है ना, क्या सरकार इसको पकड़ती नहीं है? भाई सरकार को इसको भी पकड़ लेती है। इसको पकड़ने के लिए सरकार ने कुछ तरीके निकाले हैं, उसको बोलते हैं आर्म लेंथ। आर्म लेंथ क्या बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, तो उसको बोला जाता है आर्म लेंथ प्रिंसिपल। यानी कि इस ट्रांसफर प्राइसिंग की चोरी को पकड़ने के लिए सरकार ने एक तरीका बनाया, उस तरीके का नाम है, क्या नाम है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ARM, आर्म लेंथ प्रिंसिपल। लिख लेना, ये लिख लो भाई, थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, एक मिनट। आर्म लेंथ प्रिंसिपल, ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये ऐसा प्रिंसिपल है जो इस ट्रांसफर ऑफ प्राइसिंग की चोरी को पकड़वाता है। ठीक है, आर्म लेंथ प्रिंसिपल। आर्म लेंथ प्रिंसिपल पता है क्या कहता है? आर्म लेंथ प्रिंसिपल बोलता है, सरकार यहां पे बोलती है, कौन सी सरकार? इंडिया की सरकार। इंडिया की सरकार क्या बोलती है कि ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्या आप 100 रुपए का माल सिर्फ 20 रुपए के प्रॉफिट पे बेचोगे किसी कंपनी को? ये बताओ, आप 100 रुपए का माल सिर्फ 20 रुपए के प्रॉफिट पे किसी को बेचोगे, चाहे वो सिस्टर कंपनी हो, चाहे वो क्लाइंट कंपनी हो, आप 20 रुपए के प्रॉफिट पे कैसे बेच सकते हो किसी को भी? ये क्या है, आर्म लेंथ टेक्निक है। सोनी के पास है जरा फोन। अब सुनो, यहां पे क्या लिखा है, आर्म लेंथ टेक्निक के अंदर सरकार ने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, आप फेयर प्राइस रखो। क्या बोला? आप फेयर प्राइस रखो। आप क्या सिस्टर कंपनी को 120 में बेच रहे हो, अगर इसकी जगह मैं किसी और कंपनी को ले आऊं, सरकार बोली मैं अपने एज अ क्लाइंट को किसी और कंपनी को ला के यहाँ पे अगर खड़ा कर दूं, तो क्या आप उसको भी 120 रुपए में बेचोगे माल? तब मैं डर गया। मैंने सोचा यार अगर ये किसी और कंपनी को लाके बेचवा देगी और उसको भी मेरे को 120 को बेचना पड़ा, तब तो मेरे को अच्छा चूना लग जाएगा, क्योंकि वो मेरी कंपनी थोड़ी है। तब सरकार ने बोला इसीलिए आप क्या करो, फेयर प्राइस रखो। आप क्या करो, फेयर प्राइस रखो। फेयर प्राइस, फेयर प्राइस का मतलब समझो क्या होता है। सरकार बोली आप वो प्राइस रखो जिसमें आप एक बाहरी आदमी को बेचते हो, और वही प्राइस रखो आप अंदर वाले आदमी के लिए भी। ठीक है, आप जो प्राइस बाहरी इंसान को बेच रहे हो वही प्राइस अंदर वाले इंसान को भी बेचो। यानी कि अगर मैं बाहर वाले प्राइस को 100 की चीज कितने में बेची थी मैंने, 1000 रुपए में, तो आप इसको भी सिस्टर कंपनी को भी कितने में बेचो, 1000 में बेचो। मैं डर गया, अगर मैं इसको 1000 में बेच दूंगा तो उस पर मेरा टैक्स नहीं ले लेगी 20% का, यानी 200 रुपए तो यूं ही नहीं चले जाएंगे टैक्स में। मैं डर गया। तो भाई इसीलिए तो आर्म लेंथ प्रिंसिपल बनाया, क्योंकि सरकार को पता था ये लोग ऐसा करेंगे, अपना ही किसी बंदे को बैठा देंगे और उससे बिचवाएंगे आगे माल, सस्ते में हमको चूना लगाएंगे। तो सरकार को भी तो रिवेन्यू चाहिए, सरकार लेके आई आर्म लेंथ प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है आप फेयर प्राइस पे सामान बेचो। ये 120 रुपए में बेच के मेरे को आप दिखा रहे हो 120 और वहां से बेच रहे हो 1000 रुपए में, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपके प्राइस, अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत 1000 है तो आप यहां से सिस्टर को भी 1000 में बेचो ना। वैसे कंपनी को बेच रहे हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, आप इसको भी 1000 में बेचो और 1000 पे जो टैक्स बनेगा 20% वो चुकाओ और उसके बाद आप किसी को भी बेचो आगे, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, मगर एक्चुअल प्राइस जो है वो रखो, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है, सरकार को घाटा हो रहा था। उन्होंने आर्म लेंथ प्रिंसिपल निकाला और यहाँ से सारी चालाकी जो है इंसानों की पकड़ी जाने लगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? सुनो, अब हम बात करने वाले हैं कि मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट। ट्रांसफर प्राइसिंग को एडजस्ट करने के कुछ तरीके हैं, किस तरीके से छुपाया जा सकता है। पहला लिखा है कंपैरेबल कंट्रोलेबल प्राइस, यानी कि आपको अनरिलेटेड ट्रांजैक्शंस रखने हैं। ये आपको पता है, अनरिलेटेड ट्रांजैक्शंस यानी एक प्राइस बहुत ज्यादा होगा, एक प्राइस बहुत कम होगा, दोनों के बीच में बहुत जमीन आसमान का गैप दिखेगा। कैसा दिखेगा? देखो यहाँ पे 100 रुपए का सामान कितने में बेचा, 120 में, गैप कितने का दिख रहा है, मात्र 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना, मगर नहीं, यही 120 वाला माल आगे कितने में बिका है, 1000 रुपए में। प्रॉफिट का गैप देख रहे हो, 880 रुपए। तो मैंने क्या करा था, इसको अनरिलेटेड गैप रखा था। ये छुपाने का तरीका है टैक्स चोरी करने का। ठीक है, दूसरा आता है कॉस्ट प्लस मेथड, यानी कि आप स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर दो। सरकार क्या कहती है, आप स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर दो ना। अगर आपका प्राइस इसका 1000 रुपए है 100 वाली चीज का, तो आप 1000 फिक्स करो। आप सिस्टर कंपनी को भी 1000 में बेचो तो उस पर हमको भी टैक्स ज्यादा मिलेगा, ये कहती है वो। उसके बाद लिखा है ये रीसेल प्राइस मेथड, यहाँ पे रीसेल प्राइस मेथड फॉलो किया जाता है। यानी पहले मैंने इसको सेल किया और इसने क्या करा, रीसेल कर दिया। पहले मैंने अपनी सिस्टर कंपनी को सेल किया, सिस्टर कंपनी ने दोबारा रीसेल कर दिया। तो ये क्या है, रीसेल मेथड है, दोबारा रीसेल करना। ठीक है, और इस पे क्या लिखा है कि नेट मार्जिन मेथड है। ये क्या है, नेट मार्जिन मेथड। नेट मार्जिन क्या होता है, जब मैंने किसी को सेल किया उस पे जो मेरा प्रॉफिट होगा उसको भी मैं सेल करूंगा, उस पे होगा नेट मार्जिन, और ज्यादा प्रॉफिट होगा। नेट मार्जिन मेथड है, समझ में है? चलिए आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये टैक्स अवॉइडेंस के अंदर काम आती है। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है आप जब किसी को सामान बेचो या किसी से कुछ
ले रहे हो या पैसा वैसा कमा रहे हो तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, यानी टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स चोरी नहीं करनी आपको लीगल तरीके से। इसके दो मेथड है। पहला लिखा है हाई प्रॉफिट, जो भी इंडियन सब्सिडरीज होगी जिसको आप सेल करोगे उस पर आपको क्या करना है, प्रॉफिट शेयर करना है गवर्नमेंट के साथ। दूसरा मेथड बताया कि आप लो प्रॉफिट अगर कमा रहे हो, आप ज्यादा रॉयल्टीज नहीं ले रहे हो, आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो उसका जो टैक्स बर्डन है, टैक्सेबल बेस जो है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, आपको कम पैसा चुकाना पड़ेगा। तो ये क्या कहता है, ये वाला पॉइंट, ट्रांसफर प्राइसिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ रोल इन अवॉइडेंस। समझ आ गया? ट्रांसफर प्राइसिंग समझ आ गया सब बच्चों को? ट्रांसफर प्राइसिंग समझ आया कि किस तरीके से उल्लू बनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और इस उल्लू को ना बनने के लिए सरकार क्या बनाती है, आर्म लेंथ प्रिंसिपल निकालती है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है आपको फेयर वैल्यू रखनी है, यानी जो प्राइस आप सिस्टर कंपनी को बेचोगे वही प्राइस आगे बेचोगे। ऐसा नहीं है कि आपने सिस्टर को बेचा 120 रुपए में, अपनी बहन को सस्ते में दे रहे हो और उसके बाद किसी को और बिचवा रहे हो तो 1,500 में बेच रहा है। ऐसे नहीं रखना, आपको फेयर प्राइस रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेस एरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। देखो ये जो बेस एरोशन प्रॉफिट शिफ्टिंग है ना, ये सेम टू सेम टैक्स ट्रांसफर की तरह, यानी ट्रांसफर प्राइसिंग की तरह कुछ कुछ। इसको उतार लो, मैं मिटाने वाला हूं, एक मिनट, जगह नहीं है इस पे। हाँ उतार लिया, कर दूं अब भाई, पीछे करके उतार लेना थोड़ा, ठीक है। सुनो, आज आपका चैप्टर पूरा खत्म करवाना है मेरे को, ठीक है। चैप्टर 1 तुम्हारा जो खत्म हो जाएगा पूरा आज कंप्लीट, ठीक है। सुनो भाई, पानी वानी पीना तो पी लिया, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हैं, समझ आ रही है चीजें? सुनो, अब हम बात कर रहे हैं बेस एरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है, यानी बीईपीएस क्या होता है। बीईपीएस क्या होता है, देखो पहले क्या लिखा है, बेस एरोशन, यानी कि बेस एरोशन का मतलब समझेंगे पहले। बेस एरोशन इसका मतलब होता है ऐसी कंट्री, मान लो कंट्री ए है, क्या है, कंट्री ए कंट्री है, और इस कंट्री में हाई टैक्स रेट है। क्या है, हाई टैक्स रेट, यानी बहुत ज्यादा टैक्स लगता है इस पे, ठीक है। मान लो मैं इंडिया में रह रहा हूं, तो इंडिया में अगर मैं कुछ भी कमाता हूं तो उस पर 30% का टैक्स देना पड़ता है मेरे को, ठीक है। और एक दूसरी कंट्री है जिसका नाम है यूएसए, मैं यूएसए में कुछ भी कमाता हूं तो वहां पे मेरे को 5% का टैक्स देना पड़ता है, वहां का टैक्स रेट क्या है, लो है। तो कह रहा है बेस एरोशन कहता है कि एक ऐसी कंट्री जहां पर आपको टैक्स रेट ज्यादा देना पड़ता है, जब उसको आप प्रॉफिट शिफ्टिंग करते हो। क्या करते हैं, अगला पॉइंट है प्रॉफिट शिफ्टिंग। शिफ्टिंग क्या करना होता है, शिफ्टिंग मतलब इधर से उधर भेज देना, इधर से उधर भेज देना। तो जब मैं यहां से ज्यादा कमा रहा हूं या कम कमा रहा हूं तो उसमें मैं टैक्स कितना भर रहा हूं, मैं भर रहा हूं 30%, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अपनी कंट्री शिफ्ट कर दी, मैं चला गया बी कंट्री में, ठीक है, और वहां जाके मैं खर्चा कर रहा हूं, तो वहां पे मेरे को कितना परसेंट टैक्स पे करना पड़ेगा, 5%, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये बीईपीएस यही बताता है कि हम अपने टैक्स को बचाने के लिए प्राइस को ट्रांसफर करते हैं, हम अपने पैसों को बचाने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जैसे आपने ट्रांसफर वाले में देखा था कि हमने क्या करा था, एक कंपनी थी ए जो कि इंडिया में थी और एक कंपनी थी बी जो कि यूएसए में थी, और ये थी मेरी सिस्टर कंपनी, और मैंने क्या करा था, इससे सिस्टर कंपनी को सामान दिलवा दिया था। क्यों, क्योंकि सिस्टर कंपनी के उस जगह पे जो कंट्री है यूएसए, उसका टैक्स रेट क्या है, कम है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो बेस प्राइस हो वो कम हो, हमारा टैक्स क्या लगे, कम लगे, और इसी चीज को अवॉइडेंस करने के लिए बेस एरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग बनाया गया था। ये क्या है, एक बेसिकली ऐसी टेक्निक है जहां पर लोग ये चाहते हैं कि उनका टैक्स रेट जो है वो कम से कम लगे, ठीक है। अच्छा सुनो, ये जो बीईपीएस प्रोजेक्ट था ना, जब गवर्नमेंट को पता चला कि लोग ना अपना शिफ्ट करा रहे हैं, ट्रांसफर करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, इस वजह से, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका टैक्स रेट हाई है, वहां का देश का टैक्स रेट क्या है, हाई है। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपका यहाँ पे हाई टैक्स रेट है और यहाँ पे आप टैक्स नहीं भर रहे हो और आप दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक यूनियन बनाया जिसका नाम था OECD। ये जो यूनियन था ना, ये बेसिकली करता क्या था भैया, ये जो यूनियन था ना, ये लूप होल ग्रैब करता था। क्या करता था, लूप होल ग्रैब करता था, जहां पे लोगों को ये मौका मिल जाता था ना टैक्स चोरी करने का, ये उन लूप होल को पकड़ता था। गवर्नमेंट ने इसीलिए बनाया था। और इसके अंदर ना सबसे पहले जो थे वो आते थे कुछ 90 देश के आसपास आते थे, मगर अब करंट के टाइम पे अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर इंडिया को मिला करके 135 से ज्यादा देश आज के टाइम पे इनरोल्ड है। इसके अंदर इतने सारे देश क्यों आ रहे हैं, इतने सारे देशों ने
OECD में इनरोल क्यों कर रखा है खुद को? वो इसलिए इनरोल कर रखा है क्योंकि ये क्या कहता है कि अगर आप अपने देश में कमा रहे हो और आप दूसरे देश में जाकर खर्च कर रहे हो, वहां पर आप टैक्स रेट कम भरना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको ऐसा नहीं करने देंगे। अगर आप दूसरे देश में जाओगे, वहां जाके खर्चा करोगे, तब भी आपको ट्रांसफर करने पे, ये जो ट्रांसफर कर रहे हो ना एक देश से दूसरे देश में, यहां झूल रहे हो, इस ट्रांसफर पे भी आपको मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा। ट्रांसफर करने पे मान लो लग दिया टैक्स 10% या 5%, ठीक है, तो वो मिनिमम टैक्स जो OECD डिसाइड करेगी, तो ये जो टैक्स डिसाइड करेगी वो मिनिमम टैक्स रेट होगा, और उसको भी आपको पे करना पड़ेगा कब? जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाके पैसा खर्च करते हो, ठीक है। तो ये कहती थी OECD। इसको क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो लोग टैक्स से बचने के हमारे दूसरे देश भाग जा रहे हैं, जो लोग ट्रांसफर करा ले रहे हैं प्राइस का, उनको भी टैक्स पे करना है, क्योंकि कमा के कहां से गए? इंडिया से गए हैं। पैसा कहां से कमाया? इंडिया से। रेवेन्यू कहां से कमाया? इंडिया से। तो इंडिया की मार्केट को भी तो डिमांड चाहिए, डिमांड जनरेट करने के लिए रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए। तो उन्होंने OECD को बना दिया और इंडिया ने उसमें एनरोल कर लिया कि भाई हमको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक, समझ आ गया। उसके बाद लिखा है हाउ ट्रांसफर प्राइसिंग एंड BEPS आर लिंक्ड। कह रहा है कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग है और जो BEPS है, ये दोनों आपस में लिंक कैसे हैं, एक दूसरे से लिंक कैसे करते हैं? तो देखो दोनों का काम सेम ही होता है। BEPS क्या काम करता है? जब कोई दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, प्राइस को ट्रांसफर करता है, उसके ऊपर एक मिनिमम टैक्स लगाया जाता है, किसके द्वारा? OECD के द्वारा, ठीक है। और इसी तरीके से हमने पढ़ा था अभी आर्म लेंथ। क्या पढ़ा था? आर्म लेंथ। आर्म लेंथ भी कुछ इसी की तरह था, जिसमें हमने पढ़ा था जब प्राइस को ट्रांसफर किया जाता है, यानी जब कंपनी A इंडिया की और कंपनी B अपनी सिस्टर कंपनी के साथ मिलके C कंपनी को धोखा दे रही है, यानी A और B मिलकर इंडिया को धोखा दे रहे हैं, उनका टैक्स रेट बचा रहे हैं और C को ज्यादा माल पे, ज्यादा कीमत पे माल बेच रहे हैं, तब उसके लिए आर्म लेंथ बनाया गया था। ऐसे ही जब पता चला BEPC हो रहा है, BEPS हो रहा है, उसके लिए बनाया गया था OECD को। दोनों का काम क्या है? टैक्स की चोरी करने वाले लोगों से बचाना देश को, ठीक है। जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जो पैसा छुपा रहे हैं, जो पैसा नहीं देना चाह रहे, उन दोनों से क्या करना? उस लूप होल से पकड़ना उन लोगों को, और उसके साथ साथ उनसे टैक्स की वसूली करना। ये दोनों इसीलिए क्या है? आपस में इंटरलिंक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांसफर प्राइसिंग और BEPS किस तरीके से आपस में लिंक है, तो आपको यही बताना है कि दोनों के दोनों क्या करते हैं? दोनों के दोनों टैक्स चोरी करने वाले लोगों से सावधान करते हैं। दोनों के दोनों ऐसे हैं जो टैक्स चोरी कर रहा है उसके खिलाफ पनिशेबल ऑफेंस रखते हैं और उनको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये दोनों काम एक जैसे, इसलिए दोनों इंटरलिंक है। अगला पॉइंट है हमारा लास्ट, इंपैक्ट ऑन एवेशन एंड अवॉइडेंस। कह रहा है आपको इंपैक्ट बताना है एवेशन का और अवॉइडेंस का इकोनॉमी एंड पॉलिसी के ऊपर, यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था के ऊपर, और उसकी जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, इस दोनों चीजों पे एवेशन का और अवॉइडेंस का क्या फर्क पड़ता है, ये समझा दो। चलिए देखो, क्या है? सबसे पहला पॉइंट है, मैं आपको पॉइंट पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है, इनके पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, यहां पे लिख दूं। पहला पॉइंट क्या है? रिवेन्यू का लॉस है। रिवेन्यू क्या है? लॉस में जा रहा है। रिवेन्यू क्या हो रहा है भाई? लॉस में जा रहा है। क्यों लॉस में जा रहा है वो समझेंगे। दूसरा पॉइंट लिखो, मार्केट इन इक्विटी। एक मिनट, मार्केट इन इक्विटी, यानी मार्केट इक्वल नहीं रह गई है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, ग्लोबल पॉलिसी रिस्पॉन्स। ग्लोबल पॉलिसी रिस्पॉन्स, ये तीन कारण हैं जो टैक्स अवेशन और टैक्स अवॉइडेंस, इकोनॉमी और पॉलिसी को इंपैक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? ये तीन कारण हैं, ठीक है, ये लिख लेना। पहला है रिवेन्यू लॉसेस। रिवेन्यू लॉसेस यानी कि देखो, जब मैं टैक्स अवेशन करता हूं, जब मैं टैक्स अवेशन करूंगा, मैं टैक्स की चोरी करूंगा, मेरे पास पैसा है टैक्स पे करने का, मगर मैं वो दिखाना ही नहीं चाहता, मैं टैक्स पे ही नहीं करूंगा, तो क्या कर रहा हूं? रिवेन्यू लॉस कर रहा हूं। किसका रिवेन्यू लॉस कर रहा हूं? इकोनॉमी का रिवेन्यू लॉस कर रहा हूं, यानी सरकार को पैसा नहीं जाएगा। सरकार को पैसा नहीं जाएगा तो सरकार आगे कुछ डेवलप नहीं कर पाएगी। और जब मैं पैसा पे नहीं कर रहा, मैं टैक्स नहीं दे रहा, मैं टैक्स चोरी करूंगा, तो डिमांड क्रिएट नहीं होगी, है ना। मेरे पास 1-2 करोड़ रुपए है, मैं वो धर के बैठा हुआ हूं, मैं डिमांड ही नहीं कर रहा, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे नोटों की गड्डी चाहिए, और मैं वो धर के बैठा हूं। जब मैं डिमांड करूंगा, तो अगर मैं मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, 1 CR, इतने पैसे है मेरे पास, और अगर मैं डिमांड करता तो मैं क्या खरीदता? कार खरीदता, मैं फोन खरीद लेता, मैं एक घर खरीद लेता, और साथ ही साथ में एक मान लो और कुछ भी खरीद लेता, एक जेट खरीद लेता, ठीक है, मैं इतनी सब चीजें खरीद लेता। तो क्या होता? मार्केट में डिमांड क्रिएट होती ना, ये सब चीजें बिकती, और इनके साथ साथ इनके लोगों को क्या मिलता? एम्प्लॉयमेंट मिलता, एम्प्लॉयमेंट मिलता।
तो रोजगार कमी हो रही है, एक तो रिवेन्यू कम हो रहा है, इकोनॉमी की ग्रोथ डेवलपमेंट रुक रही है। तो ये सब काम होते हैं टैक्स एवेशन से, अवॉइडेंस से, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा आता है मार्केट इनइक्विटी हो जाती है, मार्केट में इनबैलेंस हो जाता है। मार्केट इनबैलेंस कैसे होती है? सबसे पहले लिखा है कि जो भी आपकी मार्केट है उसमें जो छोटे छोटे टैक्स पेयर हैं वो क्या करते हैं, एक बड़ा बड़ा बर्डन लेके बैठे हैं। अब जब छोटे छोटे टैक्स पेयर जब बड़े बड़े पैसे चुकाने लगेंगे तो बर्डन तो आएगा ना, मार्केट क्या हो जाएगी, इनइक्विटी हो जाएगी, मार्केट एक बराबर रहेगी। अब जो बड़े लोग हैं जो बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं वो टैक्स ही नहीं पे कर रहे हैं, वो टैक्स चोरी कर ले रहे हैं। तो सरकार को अपना देश डेवलप करने के लिए छोटे छोटे जो स्मॉल स्मॉल टैक्स पेयर हैं उन पे डिपेंड होना पड़ेगा, और उनसे ज्यादा टैक्स वसूल न करेगी तो फिर वो अपनी दुकान ही बंद कर देंगे। दुकान बंद हो गई तो जीडीपी खत्म, है ना, इकोनॉमी बंद। तो यहाँ क्या है, मार्केट इनइक्विटी है, मार्केट में समानता नहीं रह गई है। मार्केट में छोटे टैक्स पेयर हैं वो ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, बड़े टैक्स पेयर टैक्स पे ही नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो ये है मार्केट इनइक्विटी। फिर आता है ग्लोबल पॉलिसी रिस्पॉन्स, यानी कि जहां पर आपकी बीईपीएस जैसी स्कीम्स आती है, बीईपीएस जैसी स्कीम आती है, साथ में ओईसीडी जैसी स्कीम आती है, और यहाँ पे लिखा है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, आप अवेशन कर रहे हो। अगर आपको पता है आपके पास 1 करोड़ है तो आप अपनी यूके में कोई ब्रांच खोल लोगे और वहां पे सारा पैसा भेज दे रहे हो, आप वहां से सेटलमेंट कर ले रहे हो, और इंडिया में रिवेन्यू जनरेट ही नहीं हो पा रहा, इंडिया में पैसा आ ही नहीं पा रहा, ना इंडिया वालों को पता लग रहा कि आपका पैसा कहाँ रह गया कहाँ नहीं है, ठीक है। फिर लिखा है डिजिटल सर्विस टैक्स एंड मिनिमम ग्लोबल टैक्स प्रपोजल, यानी आप डिजिटली क्या कर रहे हो, बैंक से बैंक में ट्रांसफर कर देते हो, पैसा इधर से उधर भेज दे रहे हो, प्रॉफिट जो हो रहा है उसको शिफ्ट कर दे रहे हो। गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है कि जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे हम क्या लेंगे, आपसे टैक्स लेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, प्रॉफिट पे टैक्स लेंगे। कौन इंसान गवर्नमेंट को देना चाहता है टैक्स? किसी को अच्छा लगता है क्या गवर्नमेंट को टैक्स पे करना? किसी को अच्छा लगता है क्या जो उसको प्रॉफिट हो रहा है उस पर टैक्स पे करना? अपने पैसे कौन घटवाना चाहेगा? इसलिए वो क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरे देशों में प्रॉफिट भेज देते हैं, और जब प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है उस जगह पे गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिल पाता। गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठी है कि भाई पैसा आएगा पैसा आएगा, पॉलिसी नहीं बन पा रही, ग्लोबली पूरा नुकसान हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टैक्स अवॉइडेंस जो है और टैक्स एविशन जो है इकोनॉमी को इस तरीके से इंपैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, समझ आया? लो जी, तो आपका चैप्टर नंबर जो 1 था ना, जो आपका चैप्टर नंबर 1 था ना, ये पूरा खत्म हो चुका है। यूनिट 1 आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके 2 पार्ट मैंने करा दिए, एक पार्ट कल डाल दिया था, पार्ट 1, पार्ट 2 मैंने आज की वीडियो में करा दिया है पूरा कंप्लीट, ठीक है। दोनों पार्ट हो गए हैं खत्म। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो इस वीडियो पे कम से कम यार 10 20 25 लाइक तो कराई दो, बहुत कम है 10 20 25 तो कुछ नहीं है यार, व्यूज ही आ जाते हैं उतने तो, ठीक है, मगर लाइक नहीं आती। सुनो, इतना लाइक करा दो, मैं अगला पार्ट जल्दी लेके आऊंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कि कल ही मैं अगली यूनिट भी ले आऊं और एग्जाम से पहले आपका धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। अब सुनो, अब आपको क्या करना है, अगर आपको नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम प्राइस पे करना है 150 रुपीज, जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में भी है और बोर्ड के ऊपर मैंने साइड में मेंशन कर दिया है। इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना कि इंटरनेशनल टैक्सेशन के नोट्स परचेज करने हैं। मिनिमम प्राइस 150 रुपीज है, उससे ऊपर नहीं लगेगा, जाके वहां से बाय कर लेना। सारे के सारे चैप्टर्स मिलेंगे, चारों के चारों बुक, पूरी कंप्लीट बुक के नोट्स तैयार हो चुके हैं, सारे मिलेंगे 150 के अंदर ही, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, और इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन वीडियोस को देख लेना जो प्लेलिस्ट में है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब आप इसको नोट डाउन कर लो, उतारना चाहो उतार लो, और मेरे लिए अगर कोई सजेशन मैंने कैसा पढ़ाया, समझ आया नहीं समझ आया, कमेंट में जरूर बता के जाना भाई, थोड़ा सा पता चलता है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं सुधार लूँ ताकि अपने आपको वो भी, ठीक है, अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो लिख देना, बुरा पढ़ा रहा हूँ तो वो बता देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, कीप वॉचिंग, इसको नोट डाउन करो।